Hello class, I hope you are doing well. So first of all, I wish all of you a very happy Dhanteras and a very happy Diwali. Be safe and be joyful. Enjoy your Diwali and आई होप कि आपकी जुडिशरी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही हो। तो आज हम एक नया लॉ पढ़ने जा रहे हैं जो कि है हमारा हिंदू लॉ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। इसमें है ना शादी विवाह वाला थोड़ा सा माहौल, और हम जानते हैं कि आजकल माहौल भी थोड़ा शादी विवाह वाला ही चल रहा है। तो हिंदू लॉ एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और एज वेल एज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है हमारे जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए, और हमको हमारे नॉलेज के लिए भी थोड़ा बहुत तो जानना ही चाहिए। तो आज हम बिल्कुल भी देर ना करते हुए और स्टार्ट करते हैं हमारा हिंदू लॉ। और इसके अलावा आई सजेस्ट यू कि मैंने जो भी अपने चैनल में क्लासेस ली हैं आप उसको जाके एक बार चेकआउट करें। सारी क्लासेस अच्छी हैं, शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा मतलब डीपली पढ़ाया गया है उसमें, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रह सकती हैं। तो आप उसको जाके एक बार वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा BNSS में मेरा मतलब व्यूज़ उसमें बहुत कम जा रहे हैं, और इसलिए मेरा मतलब थोड़ा सा मन हो गया कि थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं BNSS पूरा कंप्लीट कराऊं तो प्लीज़ आप उसको लाइक शेयर और कमेंट करिए, और अच्छे से मतलब थोड़ा सा व्यूज़ जाए यार। थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ चलो, इंसान अगला इंसान देख रहा है, अगला इंसान पढ़ रहा है, तो मेरा भी मन करता है हाँ चलो ठीक है क्लासेस लेते हैं, वरना इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। और मेरे भी बहुत सारे अपने भी कुछ काम्स हैं, तो मतलब कुछ काम्स नहीं कुछ वर्क्स हैं, तो उधर काम मतलब उधर ध्यान लगाने से बेटर है मैं कहीं और ध्यान लगाऊं। तो इस वजह से मैंने BNSS की क्लास अभी थोड़ी दिन के लिए ड्रॉप किया है। मतलब अगर उसमें व्यूज़ अच्छे आने लगे तो ट्राई करूँगी कि हाँ 10-15 दिन में वो क्लासेस फिर से स्टार्ट हो जाए, या फिर इस सब्जेक्ट के बाद स्टार्ट हो। और ऐसा ट्राई रहेगा मेरा, ऐसा कोशिश रहेगा कि हिंदू लॉ ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 क्लास में ही ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमको पता है कि ज़्यादा बड़ा ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फटाफट से इसको हम पढ़ते हैं। इसके अलावा आई सजेस्ट यू कि आप BSF BNS और BNSS की टंग स्लिप हो रहा है, मतलब जितने भी न्यू क्रिमिनल लॉज हैं उनकी क्लासेस मेरे चैनल में ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। ओल्ड क्रिमिनल लॉज की भी पड़ी हुई हैं, तो अगर आपको वहाँ से क्लासेस अगर आपको देखनी है तो आप जाके आराम से वहाँ से देख सकते हैं। एंड आई होप कि वो आपको समझ में आए। और इसके अलावा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना हो सके उतना प्लीज़ सपोर्ट, ताकि मेरा भी थोड़ा सा मन बना रहे। नहीं तो फिर यही होता है कि भाई अपना करो, है ना, क्या ही मतलब इसमें लगने का। तो ठीक है, ये सब तो हो गया आज की बात। ठीक है, मतलब अभी की बात। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू सब्जेक्ट जो है हिंदू लॉ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और हिंदू लॉ हम जानते हैं कि ये एक पर्सनल लॉ होता है। जैसे कि जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत है, ये एक सेकुलर कंट्री है। हम सब जानते हैं यहाँ पे बहुत प्रकार के या कई प्रकार के यहाँ पे रिलीजियस पर्सन्स लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ज्यूज़। ठीक है, मतलब भांति भांति के यहाँ पे लोग रिलीजन को मानते हैं और मतलब उनको प्रोटेक्ट करते हैं। एक तरफ से बोला जाए तो एक तरफ से सेकुलर स्टेट है हमारा पूरा भारत, है ना। तो अब जब सेकुलर है तो यहाँ पे हर एक पर्सन को एक फ्रीडम दिया हुआ है, एक फंडामेंटल राइट्स एक तरफ से दिया हुआ है कि वो अपने रिलीजन को अच्छे से मतलब प्रोफेस करें, प्रोपोगेट करें, उसको प्रोटेक्ट करें, है ना, उसको माने। मतलब फुल्ली उनको छूट है, कुछ कुछ सिक्योरिटी के मतलब रिस्ट्रिक्शन के अगर साइड में कर दिया जाए तो सेकुलर स्टेट है। तो हर एक जो हमारे मतलब जितने भी रिलीजन होते हैं उनके अपने अपने यहाँ पे पर्सनल लॉ है। हम यहाँ पे कोई भी एक सिविल कोड नहीं है जिससे कि सारे रिलीजन मतलब जिसने कि सारे इंसान यहाँ पे, सारे पर्सन यहाँ पे गवर्न हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अपने अपने रिलीजन के लिए हर एक रिलीजन के लिए अलग अलग यहाँ पे पर्सनल लॉ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिंदू हैं तो हम हिंदू पर्सनल लॉ पढ़ते हैं, जिसको हम हिंदू लॉ कहते हैं। अगर हम मुस्लिम हैं तो हम मुस्लिम पर्सनल लॉ पढ़ते हैं। अगर वैसे ही क्रिश्चियन है तो उसके लिए क्रिश्चियन लॉज यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अलग अलग यहाँ पे पर्सनल लॉ दिए हुए हैं। इसके अलावा एक आर्टिकल 44 का भी यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र हो जाता है, जो कि बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड,
यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी हाल ही में हमारा उत्तराखंड में लागू हुआ है, पहला स्टेट बन गया है जो कि यूसीसी वहाँ पे लागू किया गया है। और उत्तराखंड मतलब यूसीसी का सीधा सीधा मतलब है कि जितने भी रिलीजन के लोग हैं या जितने भी पर्सन है वहाँ पे, उनको एक ही कोड के हिसाब से गवर्न किया जाएगा, उनका कोई भी पर्सनल लॉ खुद का नहीं रहेगा। तो ये हो गया हमारा यूसीसी। तो अभी तो सिर्फ उत्तराखंड में है, बाकी के स्टेट में आज भी हमारा पर्सनल लॉ मतलब पर्सनल लॉ ही यूज़ होता है। तो ये हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि हमारा पर्सनल लॉ क्या है और हम किसके अंदर में गवर्न किए जाएंगे। तो एज वी नो, जैसे वी आर हिंदू, ठीक है, अभी के लिए हम हिंदू हैं क्योंकि हम हिंदू लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके अलावा हिंदू लॉ ये हमारे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा हिंदू लॉ। तो देखो भाई, अब हिंदू लॉ में हमारा यहाँ पे 4 सब्जेक्ट मतलब 4 प्रकार के यहाँ पे एक्ट बताए गए हैं, जो कि है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट, ओके। सेकंड है हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट। तीसरा है हमारा द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 एंड द फोर्थ वन इज द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो यहाँ से 1955 और 1956 के अंदर अंदर हमारा ये जो हिंदू लॉ है ये इसको बनाया गया है, इसको इनेक्ट किया गया है। तो इसके अलावा अगर हम ज़्यादा मतलब मेंस के हिसाब से जाएं, मेंस के पर्पस के हिसाब से जाएं, तो हमको इसके लिए भाई मेंस तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। उसके लिए हमको इसमें जानना पड़ेगा कि हु इज़ हिंदू, हिंदू कौन है, हिंदू लॉ का मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। हम जानते हैं कि हिंदू लॉ सबसे प्राचीनतम एक रिलीजन है जिसको सनातनी भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा ऋग्वेद हो गया, तो यहाँ पे कमेंट्रीज हैं बहुत सारी, यहाँ पे श्रुति स्मृति है, उसके अलावा यहाँ पे कस्टम एंड यूसेजेस भी यूज़ में आ जाते हैं। इसके अलावा हम दया भागा मिताक्षरा जो कि कमेंट्रीज है उनकी बात भी करेंगे, मतलब उनकी बात भी करते हैं। दया भागा जो कि बहुत ही लिबरल होता है, और वहीं अगर हम मिताक्षरा देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर का हो जाता है। तो वेस्ट बंगाल में हमारा दया भागा कमेंट्रीज यूज़ होती है और होल इंडिया में हमारा मिताक्षरा चलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम छोटा मोटा एग्जांपल देखें, जैसे मिताक्षरा लॉ जो है, जो होल इंडिया में हमारा एप्लीकेबल होता है, इसमें फादर और बेटे का एक को पार्टनर होता है, मतलब ये जनरेशनल वाइज चलता है, एंसेस्ट्रल यहाँ पे चलता है कि दादा की प्रॉपर्टी पापा को आई, पापा की प्रॉपर्टी फिर पोते को गई, पोते को प्रॉपर्टी फिर परपोते को गई। तो ऐसे जो एक डायरेक्शन होता है चलने वाला, ये मिताक्षरा लॉ के अंदर आता है। वहीं अगर हम दया भागा लॉ के अंदर देखें तो यहाँ पे फादर इज ऑल ओवर, मतलब जब तक पापा जिंदा है तो बेटे का कुछ नहीं है भाई, तुम अपना कमाओ। तो ये चीज़ अगर हम देखें तो ये दया भागा में आता है। वहाँ पे एंसेस्ट्रल पूर्वज पुश्तैनी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये थोड़ा मोड़ा जो डिफरेंस है वो हम देखते हैं, और वो हमारी मेंस के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो छोटा छोटा जो भी मेन डिफरेंस होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो दया भागा है वो जो दया भागा है वो जिमूत वाहना के द्वारा लिखा गया है, मतलब उनके द्वारा यहाँ पे रिटर्न किया गया है। इसके अलावा जो मिताक्षरा है वो यज्ञवल्क्य के द्वारा यहाँ पे रिटर्न किया गया है, मतलब उनके जो मेन प्रोपाउंडर हैं वो वही हैं। तो इसको मेंस के हिसाब से काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो अब हम हमारे प्री के हिसाब से जो हमारे प्री में आता है और हमको हमारे बेयर एक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें हम फटाफट से पढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो द हिंदू मैरिज एक्ट जो कि हमारा 1955 में इनेक्ट किया गया, ये हमारा एक्ट नंबर 25 है। और इसका अगर इनेक्टमेंट डेट देखें तो हमें 18 मई 1955, तो 18 मई 1955 इनेक्टमेंट है। इसका इन्फोर्समेंट डेट नहीं दिया हुआ है, तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो इनेक्टमेंट डेट ही पूछा जाता है, जो कि हमारा 18 मई 1955 है। तो अब इसका जो हमारा टाइटल है वो है एन एक्ट टू अमेंड एंड कॉडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू मैरिज एमंग हिंदू। अब यहाँ पे सीधा सीधा मैरिज लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात ही मैरिज से ही रिलेटेड होगा। तो ये हो गया इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इसमें टोटल चैप्टर 6 है और सेक्शन इसमें 30 दिए हुए हैं। अब एक एक करके हम फटाफट से इसको निपटाते हैं। तो यहाँ का जो सेक्शन 1 है वो बात कर रहा है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। तो शॉर्ट टाइटल हमारा यही है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, और इसका एक्सटेंट हमारा होल ऑफ इंडिया है। पहले एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था, जो कि 2019 के बाद इसको
जैसे कि हम जानते हैं 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। तो अब जितने भी लॉ हैं हमारे वो वहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। तो ये भी हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो भी हमारा जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 2 में, जो बात करता है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। तो मतलब इसमें ये बताया गया कि हु इज़ हिंदू। अगर हम देखें और हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताओ भाई हु इज़ हिंदू, क्योंकि हम हिंदू लॉ के बारे में मतलब बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हु इज़ हिंदू, तो उसका जो मतलब रिटर्न है, उसका जो एक तरफ से हम बोलते हैं ना कि हम कहाँ से इसको जाने कि हु इज़ हिंदू, तो उसका हमको सेक्शन 22 पढ़ना पड़ेगा, जो बात करता है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। तो इसमें ए दिया हुआ है, टू एनी पर्सन हु इज़ हिंदू बाय रिलीजन in any of its form developments including a वीरशैव, लिंगायत और अ फॉलोअर ऑफ द ब्राह्मो, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। मतलब हिंदू जो कि बाय रिलीजन हिंदू है, और वो इंक्लूड किया करते हैं कौन को, किसको किसको, वीरशैव को, लिंगायत को, ब्रह्म को, प्रार्थना समाज और आर्य समाज को। तो ये हमारे हिंदू हो गए। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट, जैन और सिख हैं वो भी हमारे हिंदू रिलीजन में आते हैं। मतलब अगर जो कि बुद्धिज्म में है और जैन है और सिख है, उनके ऊपर भी हमारा ये हिंदू लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। अब सी यहाँ पे बात कर रहा है कि कौन किसके किसके ऊपर ये जो हमारा लॉ है अप्लाई नहीं होगा। तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड ज्यू। तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड ज्यूस ये हिंदू लॉ के द्वारा इनको, मतलब हिंदू लॉ के द्वारा इनको गवर्न नहीं किया जाता है, या इनके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होता है। इनके खुद के पर्सनल लॉज हैं। फॉर एग्जांपल मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गया, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ हो गया। तो मतलब इनके खुद के रिलीजन के पर्सनल लॉज के द्वारा ये गवर्न किए जाते हैं। तो ये हो गया ABC। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग पर्सन आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिक्स बाई रिलीजन। इन एनी केस एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदू। तो इसमें कोई ऐसा पर्सन जो कि हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन और सिख है बाय रिलीजन, तो ये जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है वो किसके किसके ऊपर अप्लाई होगा। ऐसे चाइल्ड, मतलब ऐसा बच्चा, ऐसा माइनर जिनके पापा, मतलब जिनके हुज पेरेंट्स या पापा मम्मी हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख हैं। ठीक है, अब चाहे वो लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, मतलब अगर उनके पेरेंट्स हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख इन सारे रिलीजन में आते हैं तो उनके ऊपर हमारा हिंदू लॉ अप्लाई होता है। बी यहाँ पे बात कर रहा है, हुज पेरेंट्स इज हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाई रिलीजन एंड हु इज बॉर्न एज अ मेंबर ऑफ अ ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप, फैमिली एज टू पेरेंट्स बिलोंग्स। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी दी हुई है कि मतलब ऐसे चाइल्ड के ऊपर ये लॉ अप्लाई करेगा जिनके पेरेंट्स हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख हैं, और जिनको कि ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ फैमिली जो कि इनके द्वारा बिलोंग, मतलब जो कि इनसे बिलोंग करती हैं, उनके ऊपर भी हमारा हिंदू लॉ लगेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्राइब्स है और वो जैन को मतलब बिलोंग करती हैं, तो उनके ऊपर भी हिंदू लॉ ही अप्लाई होगा। सी यहाँ पे बात कर रहा है, एनी पर्सन हु इज़ कन्वर्ट और रिकन्वर्ट तो हिंदू, बुद्धिज्म, जैन एंड सिख रिलीजन। और हमारे ये जो हिंदू लॉ है वो किसको किसको मतलब किसको किसको अप्लाई होगा, या तो कोई कन्वर्ट किया हो या तो कोई रिकन्वर्ट किया हो, मतलब कन्वर्ट करके फिर से रिकन्वर्ट करना है। किसमें, हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख में। मतलब आप हिंदू थे, हिंदू से मुस्लिम बने और फिर से मुस्लिम से हिंदू बन गए, तो आपके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होगा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 2। तो इसमें सीधा सीधा यही है कि हिंदू कौन है। ठीक है, और दूसरा कि ये जो हमारा एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट, किस पे अप्लाई होगा, तो वो हमने देखा कि जो हिंदू बाई रिलीजन है, इसके अलावा जो ब्रह्मो, प्रार्थना समाज और वीरशैव और लिंगायत से मतलब को बिलोंग करते हैं, उनके ऊपर ये हमारे हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा। और दूसरा हम क्या समझे कि जो बुद्धिज्म है, जैन है, सिख है, उनके ऊपर हमारा हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा। और तीसरा यहाँ पे एक्सेप्शन है कि जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है, ज्यूज़ है, उनके ऊपर हमारा हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा, उनके ऊपर उनका खुद का पर्सनल लॉ अप्लाई होगा। इसके अलावा हमने देखा कि चाइल्ड, मतलब ऐसा पर्सन जो कि लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, जिनके पेरेंट्स हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख हैं, या ऐसा कोई ट्राइब है जो कि इन सारे रिलीजन को बिलोंग करता है, या तो ऐसा कोई पर्सन जो कि कन्वर्ट और रिकन्वर्ट हुआ है किसमें,
हिंदू, बुद्धिज्म, जैन और सिख रिलीजन को, तो उनके ऊपर हमारा हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई करता है। ये हो गया हमारा सेक्शन 2 इम्पॉर्टेंट था। इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब 3 में आते हैं डेफिनेशन क्लॉज। अब डेफिनेशन क्लॉज में हमारा बात करता है कस्टम यूसेज। ज़्यादा जाने की इसमें मतलब डीपली जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। कस्टम हम जानते हैं जो कि कंटिन्यूसली चला आ रहा है बहुत ही लंबे समय से, है ना, सर्टेन है और जो बहुत ही लंबे समय से बस चला आ रहा है वो कस्टम होता है। यूसेज भी वही होता है, तो उसका जो है लॉन्ग टाइम से, तो वो ए में दिया हुआ है। तो इसका ज़्यादा मतलब इसमें बस ये पूछ लेते हैं कस्टम यूसेज कहाँ दिया हुआ है, तो हमारा सेक्शन नंबर 3A में कस्टम एंड यूसेजेस दिया हुआ है। बी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड की बात कर रहा है, तो सिटी सिविल कोड जो कि सिविल कोड होगा, जो कि फैमिली कोड होगा, उसको ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कोड बोल दिया गया है। इसको 3B में बताया गया है। अब 3C इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि इसमें दिया गया है फुल ब्लड, हाफ ब्लड। तो अगर मतलब फुल ब्लड, हाफ ब्लड, पहले तो ये इंडेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 3C में फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड दिया हुआ है। इसके अलावा जो फुल ब्लड है वो क्या, उसका मतलब क्या होता है कि ऐसे पर्सन जो कि जिनके कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ, मतलब एंसेस्टर का मतलब यहाँ पे एक तरफ से पिता से लिया जा रहा है, मतलब जिनके पिता सेम है और जो कि जिनकी सेम वाइफ है, ठीक है, सेम वाइफ है मतलब सेम मम्मी है। तो अगर ऐसे कोई 2 पर्सन होते हैं तो वो एक दूसरे के फुल ब्लड कहलाते हैं, मतलब एक तरफ से भाई बहन, सगे भाई बहन, ठीक है। इसका हिंदी भी सगा ही दिया हुआ है, सगा भाई बहन, जैसे कि हमारे भाई बहन होते हैं, हमारे पापा सेम है, मम्मी सेम है, तो वो क्या हो गया हमारा फुल ब्लड हो गया। अब वही हाफ ब्लड है, तो हाफ ब्लड का मतलब होता है कि फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बट अ डिफरेंट वाइफ, मतलब यहाँ पे पिता सेम रहेंगे बट यहाँ पे जो माताएं हैं वो डिफरेंट रहेंगी। मतलब एक तो एक जो पर्सन रहेगा वो दूसरे माँ का रहेगा, दूसरा पर्सन दूसरे माँ का रहेगा। सीधा सीधा यहाँ पे सौतेले का स्टेप कज़न का यहाँ पे जिक्र आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं हाफ ब्लड। डी यहाँ पे बात करता है यूनिटरीन ब्लड। तो यूटेरिन ब्लड का मतलब होता है कि यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर्स रहेगी। अब एंसेस्टर्स का मतलब होता है पे माता से लिया जाता है, मतलब पूर्वजा, मतलब जिनकी माएँ सेम होती हैं बट उनके हस्बैंड डिफरेंट होते हैं, यानी 2 पर्सन है, ठीक है, भाई बहन है, लेकिन उनकी माँ सेम है लेकिन उनके पापा अलग अलग हैं। तो यहाँ पे उनको भी एक तरफ से सौतेला ही कहा जाएगा, सहोदर कहा जाएगा। तो यहाँ पे इनको यूट्रिन ब्लड कहा जाता है। अब ई प्रेस्क्राइब्ड कोई मतलब कुछ नहीं है। ये देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको बताया भी क्या है कि एंसेस्टर इंक्लूड्स अ फादर एंड एंसेस्ट्रेस इंक्लूड अ मदर, वो चीज़ होता है। अब एफ बात कर रहा है सपिंडर रिलेशनशिप। तो सपिंडर रिलेशनशिप का मतलब होता है जो कि आपके पिंड से जुड़े हुए रिलेशनशिप होते हैं। तो इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पे जो मदर साइड अगर हम देखेंगे सपिंड के रूप में, तो वो देखेंगे 3 जनरेशन का, ठीक है, और फादर का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे हम 5th जनरेशन, मतलब मम्मी हुई, मम्मी की मम्मी हुई, मम्मी की मम्मी हुई, ठीक है, ये 3 जनरेशन हो गया, तो हो गया सपिंड रिलेशनशिप। अब यहाँ पे फादर की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पे मतलब 5 जनरेशन हमको देखना पड़ेगा, दादा परदादा, फिर उसके पापा परपोता मतलब पोता परपोता। तो 5th जनरेशन अगर हम देखेंगे तो ये फादर के उसमें आ जाता है। तो यही होता है हमारा सपिंड रिलेशनशिप। और इसका रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये दिया क्यों है, ये हम आगे चल के समझेंगे, ठीक है। सपिंड रिलेशनशिप का मतलब कि जितने भी जनरेशन अभी हमने देखे ना, मम्मी के साइड के 3 जनरेशन और पापा के साइड के 5 जनरेशन, ये सब एक दूसरे में भाई बहन होते हैं, सीधा सीधा सा। तो भाई बहन में हम शादी कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी आगे चल के हम इसका इम्पॉर्टेंस कहाँ है अभी हम ये भी देखेंगे। अब आते हैं हम जी में। तो जी भी इम्पॉर्टेंट है हमारा काफ़ी। इसमें बताया गया कि डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, मतलब ऐसे कौन से रिलेशनशिप है जो कि प्रोहिबिटेड किए गए हैं। तो यहाँ पे 2 पर्सन मतलब 2 पर्सन है जिनको यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है कि आप किसी भी प्रकार की शादी विवाह एक तरफ से नहीं कर सकते हैं अगर वो है वन ऑफ द लीनियर असेंडेंट ऑफ द एक दूसरे के परंपरागत अग्र पुरुष है। इफ वन वॉज अ वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियर असेंडेंट, एक तरफ से देवर भाभी वाला हो गया वो चीज़। इफ वन मतलब ये जितने भी होते हैं 1 2 3 4 दिए हुए हैं,
मतलब ये एक तरफ से जैसे यहाँ ब्रदर सिस्टर हो गया, अंकल नीस हो गया, आंट एंड नेफ्यू हो गया, चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर हो गया, टू ब्रदर टू सिस्टर्स हो गया। तो मतलब जो भी रिश्ते में चाचा ताई ताऊ, बड़े पापा, अंकल आंटी या भाई बहन, मतलब इस टाइप के जो भी रिलेशन होते हैं वो एक तरफ से डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत आते हैं। और आगे चल के हम रिस्ट्रिक्शन देखेंगे कि ये एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं, अगर शादी करते हैं तो वो क्या है, वॉइड है। तो जी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 4 में। तो यहाँ पे ओवर राइडिंग इफेक्ट बताया गया है। तो ओवर राइडिंग इफेक्ट का मतलब हम जानते हैं कि कुछ भी लॉ है तो ये ओवर राइड करेगा, है ना। तो वो चीज़ है हमारा सेक्शन 4, ज़्यादा इसमें डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 में, जो बात करता है हिंदू मैरिजेस के बारे में। तो सेक्शन 5 इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, किस लिए, कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज। A marriage may be solemnized between any two Hindus, if the following condition are fulfilled। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वर्ड अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे टू हिंदू दिया हुआ है। तो यहाँ पे शादी अगर हो रही है हिंदू लॉ के हिसाब से, तो यहाँ पे ये इंश्योर किया जाएगा कि वो दो हिंदुओं के बीच में हो रही है, ना कि अलग अलग रिलीजन के बीच में हो रही है ना। अगर अलग अलग रिलीजन के बीच में करना है तो वो हिंदू लॉ के तहत पहली बात तो नहीं होगी, और वो कहाँ हो सकती है, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो सकती है। तो अगर हम हिंदू लॉ के तहत अगर यहाँ पे हम शादी विवाह करने चाहते हैं तो उसमें सबसे पहला जो कंडीशन है वो है कि एनी टू हिंदू, मतलब यहाँ पे जो पार्टीज हैं, जो हस्बैंड एंड वाइफ है, जो स्पाउसेस हैं, वो दोनों हिंदूज ही होने चाहिए। अब इनके यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। पहला कंडीशन क्या है, नीदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। मतलब यहाँ पे पहला जो कंडीशन है वो ये बताया गया है कि कोई भी पार्टी स्पाउसेस, मतलब किसी भी पार्टी के स्पाउसेस यहाँ पे लिविंग नहीं होने चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। मतलब यहाँ पे पहली अगर शादी हो रही है तो कोई बात नहीं है, अगर दूसरी शादी कर रहा है इंसान, तो ये इंश्योर किया जाएगा कि आपका जो पहला स्पाउस था, अब चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, वो यहाँ पे जिंदा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो जिंदा है तो वो सीधा सीधा बाइगमी का ऑफेंस आपका बन जाता है, और ये एक पनिशेबल ऑफेंस है जो कि हम हमारे आईपीसी में पढ़ते हैं, हमारे बीएनएस में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला जो इसका कंडीशन है वो यही है कि कोई भी किसी भी पार्टी का स्पाउस जो है वो जिंदा नहीं रहना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। दूसरा यहाँ पे हो रहा है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी, मतलब जिस टाइम यहाँ पे मैरिज हो रहा है वहाँ पे कोई भी पार्टी नहीं होना चाहिए इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट। मतलब कोई भी पर्सन जो कि पार्टीज हैं, जो स्पाउसेस हैं, वो इनकेपेबल नहीं होना चाहिए कि वो वैलिड कंसेंट ना दे सके। मतलब एक तरफ से यहाँ देखें तो हम अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए यहाँ पे, कोई माइनर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, या पता लग रहा है कि आप बाल विवाह कर रहे हो, उसको पता ही नहीं है शादी क्या है, अब वो यहाँ पे वैलिड कंसेंट ही नहीं दे सकता है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे यही इंश्योर किया जाएगा कि जो भी पार्टीज यहाँ पे शादी कर रही हैं, हस्बैंड वाइफ जो भी यहाँ पे शादी कर रहे हैं, वो एक वैलिड कंसेंट देने के लायक हो, और वो किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र ना कर रहे हों। भाई जाहिर सी बात है कि अगर वो मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र करेंगे तो वो कंसेंट नहीं दे पाएंगे, तो इसका मतलब वही हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे सी बात करता है कि हैज़ बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी, मतलब इंसैनिटी ना हो, एक तरफ से पागलपन का दौरा उसको ना पड़ता हो। यहाँ पे 3 है, 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हम आए दिन देखते हैं कि बाल विवाह बहुत ज़्यादा रोकथाम यहाँ पे किया गया है। जैसे यहाँ पे लड़कियों की जो शादी की एज बताई गई है वो 18 साल है, और जो लड़कों की शादी की एज बताई गई है वो 21 साल है। तो वही यहाँ पे थर्ड में बताया जा रहा है कि शादी करने के लिए एक और कंडीशन है, वो ये कंडीशन है कि जो ब्राइड्स ग्रूम होगा, मतलब जो दूल्हा होगा, उसकी एज यहाँ पे 21 साल या 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, और जो दुल्हन होगी उसकी जो उम्र है वो 18 साल की होनी चाहिए या तो उससे ऊपर की होनी चाहिए, तभी ये एक वैलिड मैरिज कहलाएगी। अन्यथा मतलब वैलिड मैरिज तो कहलाएगी बट ये पनिशेबल मैरिज होगी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बाल विवाह हो गया तो वो इनवैलिड हो जाएगा। भाई शादी विवाह बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो मैरिज तो वैलिड है। अगर आपने 18 साल से कम लड़की की शादी की तो वो मैरिज वैलिड कहलाएगी, बट ये एक पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ यहाँ पे बात करता है कि द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस अ कस्टम और डिसीजन गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स। तो ये एक तरफ से अनलेस का मतलब है एक्सेप्शन। तो अभी हमने देखा हमारे जी में 3G में अभी हमने देखा कि डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में क्या कौन कौन आता है। तो वही चीज़ कि भाई बहन, चाचा ताऊ, आंटी अंकल, है ना, सॉरी आंटी अंकल नहीं, आंटी नेफ्यू हो गए, या फिर
देवर भाभी हो गए, या फिर मतलब ऐसे रिश्ते जो कि एक दूसरे से काफ़ी करीब हैं और वो एक दूसरे के मतलब शादी में नहीं आ सकते हैं। तो वो चीज़ें अगर यहाँ पे मतलब एक तरफ से जो कंडीशन लगाई गई है कि जो भी स्पाउसेस शादी करने जा रहे हैं, ये इंश्योर किया जाएगा कि वो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत ना हो। मतलब एक चाचा और एक भतीजी शादी नहीं कर सकते। अगर वो एक दूसरे से शादी करते हैं तो यहाँ पे वॉइड कहलाएगा, ये सीधा सीधा मैरिज पूरा वॉइड हो जाएगा, कोई भी शादी का माइंड नहीं रहेगा। बट एक्सेप्शन, अगर भाई कस्टम और यूसेज जो कि जिसके द्वारा वो पर्सन गवर्न किया हो रहा है, अगर वो यहाँ पे उसका उस चीज़ का परमिशन दे देते हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई आप कर लो। जैसे हम कहीं कहीं मतलब बहुत जगह देखते हैं कि देवर, अगर मान लो हस्बैंड ख़त्म हो गया है तो जो भाभी हैं वो उनकी शादी देवर से करा दी जाती है। तो देवर भाभी एक तरफ से देखा जाए तो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। बट कस्टम है, ठीक है, हस्बैंड ख़त्म हो गया कोई दिक्कत नहीं है, भाभी की देवर से शादी करा दो ताकि उनकी ज़िंदगी आगे की सरल हो सके। तो अगर कस्टम यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं, परमिट दे रहे हैं, तो यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक एक्सेप्शन हो जाता है जो कि बात करता है 4। अब फिफ्थ यहाँ पे बात करता है द पार्टीज आर नॉट सपिंडास टू ईच अदर। अब हमने सपिंडा कहाँ पढ़ा था, सेक्शन नंबर 3F में हमने सपिंडा पढ़ा था। सपिंडा हमने मदर के हिसाब से 3 जनरेशन देखा था और फादर के हिसाब से हमने 5 जनरेशन देखा था, है ना। तो अगर मतलब कोई लड़की है और वो अपने ननिहाल में किसी लड़के से शादी कर रही है, तो ये तो सीधा सीधा सा भाई भाई बहन का रिश्ता हो गया ना, तो आप सपिंड में शादी नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर कोई लड़का है और वो अपने पापा के मतलब पापा छोड़ो, वो अपने दादा के भाई, जाहिर सी बात उसकी कजिन लगेगी, तो सपिंडा है ना, समझ रहे हो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि अगर 3 जनरेशन ऑफ फादर एंड 5 जनरेशन ऑफ फादर एंड 3 जनरेशन ऑफ मदर के अंतर्गत अगर कोई किसी से शादी करता है, 2 पर्सन अगर एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, तो वो या मतलब कज़िन कहलाएंगे, वो आंटी अंकल आंटी कहला सकती हैं, वो नेफ्यू भतीजे चाचा काका ये सब कहला सकते हैं, लेकिन वो शादी नहीं कर सकते हैं। अगर शादी करेंगे तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो हम आगे पढ़ेंगे, वॉइड होता है, ठीक है। तो ये 4th है, सॉरी 5th है। तो अगर हम देखें हमारे सेक्शन 5 में कितने कंडीशन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कुल मिला के हमको 5 कंडीशंस बताई गई हैं किसी भी वैलिड मैरिज के लिए। और अगर इन 5 कंडीशंस में एक भी कंडीशन का लैक हुआ तो वो फिर एक वैलिड मैरिज नहीं कहलाएगी, और उसके लिए मतलब ऑफेंस, उसके लिए पनिशमेंट की भी जिक्र किया गया है। वॉइड भी हो सकता है, वॉइडेबल भी हो सकता है, ये सब आगे हम अभी पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 5। आई होप कि ये आपको समझ में आया हो। देखो जैसे ये दिया हुआ है, ये भी हम आगे कवर करेंगे। अब आते हैं सेक्शन नंबर 6, जो कि चलो ये तो ओमिटेड हो गया है हमारे अमेंडमेंट ऑफ 1978 से। अब आते हैं सेक्शन नंबर 7, जो बात करता है सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज। मतलब यहाँ पे सेरेमनी की बात की जा रही है, संस्कारों की बात की जा रही है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा शादी है, मतलब जो हमारी हिंदू में शादियाँ होती हैं, हिंदू में जो विवाह होता है, वो एक सैक्रामेंट होता है, एक संस्कार होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम मुस्लिम का देख लें, ठीक है, मुस्लिम मैरिजेस एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाती हैं, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहलाती हैं। तो वो चीज़ें हिंदू लॉ में नहीं है। हिंदू में जो शादियाँ होती हैं वो सेरेमनीज के हिसाब से होती हैं या संस्कारों के हिसाब से होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, हमारी शादियों में हम देखते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होता है, 7 फेरे होते हैं, अग्नि पूजा होती है, उसके अलावा कन्यादान होता है, मांग जो सिंदूर भरा जाता है वो भरा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे मतलब यहाँ पे चीज़ें होती हैं एक शादी में। ऐसा नहीं है कि बस गए मांग भरे और शादी ख़त्म, तो ऐसा नहीं है। हम जानते हैं ना हमारे हिंदू में मतलब हम देखते ही हैं कि हिंदुओं में शादी कितने ज़्यादा मतलब पूरे प्रॉपर तरीके से होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे 7 में कहा जा रहा है कि हिंदू मैरिज में बी सोलमनाइज्ड इन अकॉर्डिंग विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टी देयर टू। मतलब यहाँ पे दोनों पार्टी के हिसाब से, ये दोनों पार्टी के एक के हिसाब से यहाँ पे पूरे सेरेमनीज जो भी कस्टम के द्वारा यहाँ पे राइट्स होती हैं, जो भी कस्टम के द्वारा यहाँ पे सेरेमनीज होती हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा मतलब हिंदू मैरिज यहाँ पे किया जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे शतपथी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है,
अब ऐसा नहीं है कि सतपदी नहीं होगी तो शादी ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है। जहाँ पे अगर मान लो 7 फेरे नहीं हैं, उनके कस्टम में 7 फेरे नहीं होते हैं, कहीं कहीं हम देखते हैं कि 4 ही फेरों में शादी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे लॉ में सप्तपदी लिख दिया गया है तो 7 फेरे ही होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। तो एक एग्जाम्पल बताया गया है कि अगर हिंदू संस्कार में अगर बोला गया है कि शादी होती है अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लगाने से, ठीक है, तो 7 फेरों का लगाना है इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर शादी बिना 7 फेरों की हुई है तो वो भी प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है यहाँ पे, ये हमको सेक्शन 7 से जानने को मिलता है। अब सेक्शन 8 यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज की बात करता है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस इज़ नॉट मैंडेटरी, मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अगर आप अपनी शादी रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब पहाड़ टूट पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट कोई रूल वगैरह बना दी तो आपको इन फ्यूचर अपना रजिस्टर्ड करना पड़ सकता है। उसके अलावा यहाँ पे ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें 50-50 रुपये का यहाँ पे प्रिस्क्राइब फी बताई गई है, 25 रुपीज़। हाँ, मतलब अगर कोई पर्सन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेट ने कहा कि आपको अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना है और अगर आपने नहीं कराया तो आपको 25 रुपये का यहाँ पे फाइन भरना पड़ सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे सेक्शन 8 में कहा गया है। इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बस ऐसा इंडेक्स बेस पे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। और ये मतलब जो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है इसका पर्पस होता है कि भाई आपकी शादी हुई है, एक तरफ से एविडेंस, एक तरफ से प्रूफ। फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 में जो बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। अब सेक्शन 9 यहाँ पे बात कर रहा है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। तो हम मतलब अभी तक हमने देखा शादी, ठीक, अब शादी हो गई। अब देखते हैं शादी टूटती कैसे है, ठीक। शादी को अगर हमको शादी को मतलब स्पाउसेस को अगर हमको स्पाउसेस चाहते हैं कि अलग अलग होना, मतलब उनकी आपस में नहीं बन रही है और वो चाहते हैं कि अब हम इस शादी के बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, या बहुत सारी ऐसी कैंसेस आ जाती हैं कभी कभी, तो ऐसी कंडीशन में हमारे लॉ में इसका भी एक तोड़ दिया हुआ है भाई क्या क्या इंसान कर सकता है। तो सबसे पहले तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स होता है। उसके अलावा अगर यहाँ से बात नहीं बनी तो हम आ जाते हैं जुडिशियल सेपरेशन पे, और अगर मान लो हमारे जुडिशियल सेपरेशन से भी बात नहीं बनी तब बात जाती है हमारी डिवोर्स पे। तो सेक्शन 9 हमारा RCR की बात करता है, यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। तो रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है फिर से प्रत्यास्थापन, ठीक है, फिर से अपनी अपनी जगह पे आना, इसका मतलब होता है रेस्टिट्यूशन। अब कंजुगल राइट्स का मतलब होता है कि वही जो शादीशुदा वाले राइट्स होते हैं वो। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि व्हेन ईदर द हस्बैंड और वाइफ, मतलब ये जो राइट्स है, ये जो राइट हमको दिया हुआ है RCR का, ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास है। तो व्हेन ईदर द हस्बैंड और वाइफ हैज़ विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, मतलब सॉरी दिवाली का माहौल है तो पटाखे दग रहे हैं, तो जल्दी क्लासेस में अब एंड करूँगी क्योंकि रात का माहौल है और यहाँ पे बहुत सारे पटाखे दग रहे हैं। तो फिलहाल हम सेक्शन 9, 10 अभी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत छोटे छोटे सेक्शन पर बचेंगे जो कि अगले क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो RCR हमारा जल्दी से ख़त्म करते हैं। RCR हमारा ये बोल रहा है कि जब हस्बैंड या वाइफ, ठीक, मतलब हस्बैंड या वाइफ कोई भी एक पर्सन बिना कोई रीजनेबल एक्सक्यूज़ दिए, मतलब बिना कुछ रीजनेबल बताए या बिना मतलब ऐसे ही बस उसके दिमाग में आया और उसने दूसरे पर्सन के सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया, मतलब उसने दूसरे पर्सन को छोड़ ही दिया, ठीक, कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। पता लग रहा है बीवी अपने मायके चली गई, हस्बैंड अपने दोस्त के पास आके रह रहे हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि मेरी बीवी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अगर कोई हस्बैंड और वाइफ में से कोई अगर ऐसा करता है तो जो अग्रीव्ड पार्टी है, मतलब जिनका राइट्स का यहाँ पे हनन हो रहा है, वो एक पेटिशन लगा सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और ये बोल सकते हैं कि मतलब मुझे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का यहाँ पे मतलब दिया जाए, रिलीफ दिया जाए। जिसमें क्या होता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये देखती है, मतलब जज साहब अगर ये देखते हैं कि हाँ यहाँ पे अगला पर्सन बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज़ दिए अगले पर्सन को छोड़ के इधर उधर घूम रहा है, उसका कोई ख्याल नहीं रख रहा है, मतलब मेंटेन नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर नहीं कर रहा है तो वो डिक्री देते हैं RCR की उस मतलब जो एक्यूज तो नहीं बोलेंगे, जो डिफेंडेंट है, मतलब जो डिफेंडेंट पर्सन है, उनको यहाँ पे डिक्री उनके खिलाफ यहाँ पे डिक्री पारित की जाती है और वो फिर से उनको बोला जाता है कि भाई तुम अपना
मतलब रेस्टिट्यूशन करो, मतलब एक दूसरे के साथ फिर से पुनः रहने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। ऐसे अलग थलग होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। देयर इज नो लीगल ग्राउंड वाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड, मे डिक्री रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट अकॉर्डिंगली। तो वही होता है RCR, मतलब एक दूसरे को फिर से एक साथ लाना। ये होता है हमारा सेक्शन 9। अब इसके बाद यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ बताया गया है कि जो RCR का जो मतलब पेटिशन जो फाइल कर रहा है उसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके होगा, किसके ऊपर होगा, तो उस पर्सन के ऊपर होगा हु हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, मतलब जिसने उस पर्सन को छोड़ा है उसके ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो प्रूफ करे कि नहीं सर मैंने इसको नहीं छोड़ा, या फिर मैंने अगर इसको छोड़ा तो इसकी ये गलती है, वो अपना रीजनेबल एक्सक्यूज़ यहाँ पे आके बताए। तो एक तरफ से बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है जिस पर्सन ने यहाँ पे विड्रॉ किया है फ्रॉम द सोसाइटी। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 9। अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 10 यहाँ पे बात करता है जुडिशियल सेपरेशन की। तो ये एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यहाँ पे दर्शाता है। और जुडिशियल सेपरेशन का मतलब होता है कि एक दूसरे से अलग रहना। अभी तक कोर्ट यहाँ पे कोशिश कर रही थी कि आप एक दूसरे के मतलब साथ रहो, एक दूसरे के करीब आओ, दूर दूर रहने से क्या मतलब है, लेकिन अब मान लो इससे कोई बात ही नहीं बनी। तो अब जुडिशियल सेपरेशन यहाँ पे दूसरा यहाँ पे जो एक तरफ से तोड़ है बोल सकते हैं, वो है हमारा जुडिशियल सेपरेशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इधर पार्टी ऑफ मैरिज मतलब या तो हस्बैंड या तो वाइफ वेदर सोलमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, मतलब चाहे वो इस एक्ट मतलब 1955 के पहले के पति पत्नी हो या बाद के पति पत्नी हो, एनी ऑफ द ग्राउंड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13 इन केस ऑफ वाइफ, सबसेक्शन 2 पेटिशन ऑफ डिवोर्स माइट बी प्रेजेंटेड। तो ये एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये एक डिवोर्स से जुड़ा हुआ एक प्रोविज़न है। मतलब जब कोई पर्सन यहाँ पे डिवोर्स के लिए पेटिशन फाइल करता है तो सबसे पहले कोर्ट उसको जुडिशियल सेपरेशन ही उसको प्रोवाइड क्या उसको जुडिशियल सेपरेशन की ही मतलब जुडिशियल सेपरेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। मतलब जब यहाँ पे कोई डिवोर्स के लिए आता है तो कोर्ट उसको पहले जुडिशियल सेपरेशन देता है कि भाई तुम इतने टाइम के लिए 1 साल 2 साल 6 महीने जितने भी टाइम, इतने टाइम के लिए आप एक दूसरे से अलग रहो। अगर आपको लगता है कि आप एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हो तो आप फिर से एक दूसरे के साथ आ जाना, जिसको हम RCR कहेंगे। और अगर लगता है कि आपको अलग ही होना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप 10 साल से जुडिशियल सेपरेशन में रह रहे हो लेकिन आपको अलग ही होना, तो आप फिर डिवोर्स के आगे मतलब सेक्शन 13 में वहाँ पे पेटिशन फाइल हो जाती है। तो ये हमारा जुडिशियल सेपरेशन। मतलब इसके एक तरफ से अगर देखें तो अगर किसी को जुडिशियल सेपरेशन मिला है तो उसके पास एक मतलब एक तरफ से एक अधिकार भी रहता है, ठीक है, कि आगे चल के वो फिर से अपना शादी जो है बचा सकता है। इसके अलावा डिवोर्स का तो मतलब ही होता है शादी को ख़त्म करना। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 10। अब इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है कि इधर पार्टी ऑफ मैरिज में फाइल पिटिशन फॉर जुडिशियल सेपरेशन, मतलब जो भी यहाँ पे फाइल करना चाहता है हस्बैंड हो या वाइफ हो जुडिशियल सेपरेशन के लिए, क्योंकि डायरेक्ट डिवोर्स के लिए कोई नहीं जा सकता है, सबसे पहले उसको जुडिशियल सेपरेशन के लिए ही यहाँ पे फाइल करना होता है। तो उनके लिए कौन कौन से ग्राउंड में कोर्ट जा सकते हैं वो, तो यहाँ पे 9 ग्राउंड दिए गए हैं, जैसे एडल्ट्री, क्रुएल्टी, डिसर्जन, एपोस्टेसी, इंसैनिटी, लेप्रोसी, जो कि अब नहीं है, 2019 से ये ओमिट कर दिया गया है, या फिर वनरेबल डिसीज फॉर एग्जाम्पल HIV वगैरह हो गया। ये जैसे रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ड, जैसे सन्यासी, जो कि वर्ड को ही छोड़ चुका है, एंड मिसिंग फॉर 7 ईयर, मतलब 7 साल से मिस है कोई पर्सन। तो अगर ये ग्राउंड्स है तो जो हस्बैंड या वाइफ कोई भी पर्सन, कोई भी स्पाउस यहाँ पे जुडिशियल सेपरेशन के लिए पेटिशन फाइल कर सकता है बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके अलावा जो ये ग्राउंड्स वगैरह है ये हमको सेक्शन 13 में, जो कि आगे डिवोर्स अगर हम पढ़ेंगे, सेक्शन 13 हमारा डिवोर्स से रिलेटेड है, तो वहाँ हम इसको जाके कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 4 में, जो बात करता है नलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स, यानी वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। तो आई थिंक आज यहीं तक एंड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पटाखे फूट रहे हैं और डिस्टर्बेंस भी हो रही है, क्योंकि मुझे भी बाहर निकल के पटाखे देखने हैं। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर कोई आपको कुछ नहीं समझ में आया हो, कोई सजेशन देना हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो, तो उसके लिए मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा ही ओपन है। आप वहाँ आके आराम से अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, और उसका आपको आंसर भी मैं जल्दी ही देती हूँ, जैसा कि आप सबने देखा ही है। तो
इसके अलावा आई सजेस्ट यू कि मेरे जो चैनल में जो भी क्लासेस पढ़ी हुई हैं आप उसको जाके ज़रूर से ज़रूर देखें, वो आगे चल के आपको फ्रूटफुल ही होंगी। इसके अलावा बी हैप्पी एंड बी प्रिपेयर फॉर योर जुडिशरी एग्जामिनेशन। आप फेस्टिवल अच्छे से बनाइए और इसके अलावा भगवान से प्रे करिए कि जल्दी से जल्दी जो मतलब लक्ष्य है, जो हमारा ड्रीम है, वो हमारे हाथों में हो, मतलब वो हमारे साथ हो। और इसके अलावा हैप्पी दिवाली एंड ऑल ऑफ यू, हैप्पी दिवाली, बी सेफ एंड बी हैप्पी एंड बी इंजॉय with your family and your friends and your relatives, and lots of love for me. Thank you.